नमस्कार बच्चों। आज हम आपसे विकास की चुनौती के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 2 अध्यायों में आपको ये बता चुके हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे सामने क्या क्या प्रमुख चुनौतियां थीं। उसमें हमने आपको बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की और तीसरी चुनौती थी विकास की चुनौती। तो पहली 2 चुनौतियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम तीसरी चुनौती यानी विकास की चुनौती के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या थी विकास की चुनौती। तो आपका चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर में हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत विकास की चर्चा करेंगे: राजनीतिक फैसले और विकास, राजनीतिक टकराव, विकास की धारणाएं, नियोजन, प्रथम पंचवर्षीय योजना, औद्योगिकरण की तेज रफ्तार, मुख्य विवाद, कृषि बनाम उद्योग। इसके अलावा और भी जो मुख्य बिंदु हैं वह है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, मुख्य परिणाम, बुनियाद, भूमि सुधार, खाद्य संकट, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बाद के बदलाव। तो चलिए पहला पॉइंट हम लेते हैं जो हमारा है राजनीतिक फैसले और विकास का, यानी विकास और राजनीतिक फैसला आपस में किस तरह से जुड़ा हुआ है इसके बारे में हम समझेंगे। तो उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। इसको देखते हुए सरकार ने उस विशाल भंडार का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया और उनको आमंत्रित किया उड़ीसा में पूंजी निवेश करने के लिए। तो सरकार को ये लगता था कि देसी और विदेशी इस्पात निर्माताओं के उड़ीसा में आने के साथ ही यहाँ पर जरूरी पूंजी निवेश होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के भंडार का दोहन होगा जिससे कि राज्य का विकास होगा। लेकिन समस्या ये थी कि ज़्यादातर भंडार आदिवासी बहुल इलाकों में है और आदिवासियों को विस्थापन का डर सताने लगा, यानी उनको ये लगने लगा कि अगर उनके इलाकों में ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगीं, ये बड़े बड़े कल कारखाने लगें तो उनको अपने घरों से विस्थापित होना पड़ेगा, उनको अपना घर बार छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पर्यावरणविदों को प्रदूषण की चिंता सता रही थी। पर्यावरणविदों को ये लग रहा था कि अगर ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ कर आकर के लग गईं तो इससे यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होगा। इन सब को देखते हुए आदिवासी वहाँ पर आंदोलनरत हो गए। आदिवासियों का कहना था कि हमारे इलाके में ये फैक्ट्रियां नहीं लगने लगी और जब वहाँ पर आंदोलन बड़े पैमाने पर फैल गया और निवेश के खिलाफ माहौल बनने लगा तो सरकार को ऐसा लगने लगा कि अगर यहाँ से विदेशी फैक्ट्रियाँ वापस लौट जाएंगी, पूंजी निवेश नहीं हो पाएगा, वो अपनी फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगी, तो इससे विदेशों में भारत के बारे में एक गलत मैसेज जाएगा, एक गलत संदेश जाएगा और भारत में पूंजी निवेश के खिलाफ माहौल बनेगा। तो सरकार को पूंजी निवेश की चिंता सता रही थी। राजनीतिक टकराव, इसको लेकर के वहां पर एक राजनीतिक टकराव देखने को मिला। इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ आदिवासी आंदोलनरत हो गए और ये आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक सामाजिक समूह के हित दूसरे सामाजिक समूह के हित से टकरा जा रहे थे। जब भी हम विकास के बारे में फैसला करते हैं तो हम हर समूह के हितों की नापतोल करते हैं कि किसका कितना नुकसान होगा और उसके एवज में किस समूह को कितना
फायदा होगा। यानी विकास की नीतियां निर्धारित करते समय एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता है। और किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले हमेशा जनता के द्वारा लिए जाने चाहिए, लेकिन इसको करने से पूर्व, कोई भी ऐसा फैसला करने से पूर्व संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित रूप से राजनीतिक निर्णय ही होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि विकास की धारणाएं, जब देश आजाद हुआ था उस समय देश में विकास की क्या धारणाएं थी, लोगों को विकास के बारे में क्या समझ थी और क्यों ऐसा टकराव पैदा हुआ। तो हम ये देखते हैं कि विकास के सवाल को लेकर के जब भी परस्पर अलग अलग समूहों में टकराव होता है तो उसके पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। यानी विकास की धारणाएं लोगों की अलग अलग होती हैं और इसको लेकर के आपस में उन धारणाओं का टकराव देखने में आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जनता के अलग अलग तबकों के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं, विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। उद्योगपति के लिए विकास का अर्थ कुछ और होता है, शहरी उपभोक्ता के लिए विकास का मतलब कुछ और होता है, और प्रस्तावित इलाके में रह रहे आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। उद्योगपति का जहाँ इस बात में हित होता है, उसका मतलब उसको विकास के बारे में ये लेकर के धारणा होती है कि उसको पूंजी निवेश के लिए बेहतर माहौल मिले और अपने पूंजी निवेश पर उसको अच्छा मुनाफा मिले, तो उद्योगपति ये चाहता है। जबकि शहरी उपभोक्ता का हित इस बात में होता है कि उसको अच्छे से अच्छा उत्पाद कम से कम कीमत पर मिले। ऐसा तब होगा जबकि अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगेंगी, अधिक से अधिक उत्पादन होगा। दूसरी तरफ प्रस्तावित इलाके में रह रहे आदिवासियों के लिए विकास का अर्थ अलग होता है। उनके लिए विकास का अर्थ ये होता है कि वो अपने घर से विस्थापित ना हो और उनकी रोजी रोटी बनी रहे। तो इस तरह से विकास के इन अलग अलग अर्थों के कारण, विकास की इन अलग अलग धारणाओं के कारण ये टकराव देखने को मिलते हैं। तो हम जब भी विकास की बात करते हैं तो विकास की बात आते ही हमारे जेहन में पश्चिमी देश आते हैं। हमको ये कहा जाता है कि विकसित होने का मतलब ये होता है कि पश्चिमी मुल्कों की तरह होना, यानी पश्चिम के देश की तरह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तभी हम विकसित हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब हम आज़ाद हुए तो उस समय विकास के सवाल को लेकर के किस तरह से अलग अलग समूहों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, लोगों में मतभेद थे, लेकिन इन मतभेदों के होते हुए भी एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि वो विकास की योजना तैयार करे। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता था। और बॉम्बे प्लान में ये कहा गया कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, और इसके लिए योजना आयोग अस्तित्व में आया। यानी नियोजन की नीतियां बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं। योजना आयोग 1950 में बना और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष बने। योजना आयोग ही आने वाले वर्षों में उसने भारत की विकास की नीतियां निर्धारित की। विकास की नीतियां निर्धारित करने में योजना आयोग ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने वाले वर्षों में इसने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास का खाका खींचा।